इब्राहिम ट्राओरे ने शुरू की विशाल कपास फैक्ट्री। हर साल 20,000 टन कपड़ा उत्पादन। हाँ, बुर्किना फासो अब अपनी कपास को खुद ही कपड़ों में बदलने जा रहा है। यह एक नई योजना है जिसे आज इब्राहिम ट्राओरे ने उद्घाटित किया। अफ्रीका में कुछ अजीब हुआ। कोई विस्फोट नहीं हुआ, पर दुनिया हिल गई। बुर्किना फासो के दिल में, साहिल की धूप के नीचे, एक मशीन गूंजने लगी। पहले धीरे, फिर तेज, यहां तक कि उसने दशकों की खामोशी को डुबो दिया। न कोई भाषण, न कोई चेतावनी, बस इंजनों की गड़गड़ाहट जो कपास को किस्मत में बुन रही थी। और उसी पल दुनिया को एहसास हुआ, अफ्रीका अब मांग नहीं रहा, वह निर्माण कर रहा है। क्योंकि इब्राहिम ट्राओरे ने सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं खोली, उन्होंने एक व्यवस्था को तोड़ दिया। इतिहास की धूल से कुछ ऐसा उभरा जिसे पश्चिमी देशों ने असंभव कहा था। एक अफ्रीकी राष्ट्र जो अपना भविष्य खुद बना रहा है। यह सिर्फ कपास नहीं, यह प्रतिशोध है, कपड़े में बुना हुआ। वागाडुगु नामक शहर में, जहां धूल और दृढ़ता मिलती हैं, कुछ असाधारण शुरू हुआ। पहले तो यह सामान्य लगा, एक और फैक्ट्री, एक और फीता काटना, एक और भाषण। लेकिन फिर बत्तियां जलीं, कतारों में मशीनें जीवंत हो उठीं, कपास ने चलना शुरू किया। और तब सबको समझ आया, यह कोई उद्घाटन समारोह नहीं था, यह एक घोषणा थी। उस दिन बुर्किना फासो ने आधिकारिक रूप से एक कपास फैक्ट्री शुरू की, जो हर साल 20,000 टन कपड़ा तैयार करेगी और 5,000 लोगों को सीधा रोजगार देगी। ऐसा पैमाना जिसे किसी ने संभव नहीं माना था। लेकिन असली कहानी यह है, इसे पश्चिमी दान या विदेशी मदद से नहीं बनाया गया। कोई अंतर्राष्ट्रीय फंड नहीं, कोई चमकदार साझेदारी नहीं। यह बुर्किना फासो ने खुद बनाया। और यही बात कुछ लोगों को असहज करती है। दशकों से नियम तय थे, अफ्रीका उत्पादन करेगा, लाभ कोई और कमाएगा। कपास अफ्रीका की जमीन से निकलती, समुद्र पार जाकर धागे, रंग और ब्रांड में बदलती और फिर 10 गुना दाम पर वापस बेची जाती। यह वही पुराना खेल था जो औपनिवेशिक दौर से चला आ रहा था। लेकिन उस दिन कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे ने वह खेल रोक दिया। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, कोई मदद नहीं मांगी। उन्होंने बस एक फैक्ट्री बनाई और अर्थव्यवस्था के नियम बदल दिए। उन मशीनों की गूंज व आवाज थी जो कह रही थी, अब अफ्रीका अपने उगाए का मालिक खुद है। जरा सोचिए, बुर्किना फासो एक भू अवरोधित देश है। न समुद्र, न विशाल पूंजी और न ही भारी उद्योगों का नेटवर्क। हर पश्चिमी मापदंड के अनुसार यह फैक्ट्री असंभव थी, लेकिन अब यह खड़ी है। एक आधुनिक, विशाल औद्योगिक परिसर, जहां कपास अब तैयार कपड़े में बदलती है, बुर्किनाबे के प्रबंधन में। अब देश केवल कच्चा रेशा नहीं भेजता, बल्कि तैयार वस्त्र निर्यात करता है। और यही बदलाव सब कुछ बदल देता है, क्योंकि औद्योगिकीकरण सिर्फ उत्पादन नहीं होता, यह स्वामित्व का सवाल है। जो उत्पादन का मालिक है, वही लाभ का मालिक है, और जो लाभ का मालिक है, वही कहानी का मालिक है। इसीलिए वागाडुगु की यह गूंज किसी भाषण से ज्यादा असरदार है। यह आर्थिक स्वतंत्रता की घोषणा है। हर कपड़े का टुकड़ा सिर्फ वस्त्र नहीं, सबूत है कि एक देश बिना अनुमति के भी उठ सकता है। लेकिन असली कहानी यह नहीं कि बुर्किना फासो ने यह फैक्ट्री बनाई, बल्कि यह कैसे बनाई। हर मशीन, हर श्रमिक, हर धागे के पीछे एक सुविचारित योजना थी। कैसे एक छोटा, सीमित संसाधनों वाला देश उस वैश्विक व्यवस्था को मात दे गया जो उसे निर्भर बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। इसे समझने के लिए आपको कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे की तरह सोचना होगा। यह किस्मत नहीं थी, न कोई चमत्कार, यह एक रणनीति थी, धीमी, सटीक और क्रांतिकारी। दशकों से अफ्रीका की विकास योजनाएं किसी और के कलम से लिखी जाती थीं। वॉशिंगटन में बनी नीतियां, शर्तों से बंधी फंडिंग और प्रगति का हिसाब किसी और की शीट पर। बुर्किना फासो से भी यही उम्मीद थी, कपास निर्यात करो, लाभ आयात करो। लेकिन ट्राओरे ने वह किताब फाड़ दी। उन्होंने एक सरल लेकिन क्रांतिकारी सवाल पूछा, हमारे पास संसाधन बहुत हैं, फिर भी हम गरीब क्यों? ये उस सवाल ने एक नई व्यवस्था बनाई, भाषण नहीं, सिस्टम। सबसे पहले नियंत्रण, उत्पादन पर नियंत्रण। जब बुर्किना फासो ने अपनी स्वर्ण खदानें विदेशी कंपनियों से वापस लीं, तो दुनिया ने इसे प्रतीकात्मक कदम कहा। लेकिन ट्राओरे सुर्खियां नहीं जमा रहे थे, वह सामर्थ्य जमा कर रहे थे। सोने से जो आय मिली वह सीधे सरकारी खजाने में गई, जिससे इंजीनियरिंग, शिक्षा, सड़कें और अंततः यही कपास फैक्ट्री बनी। यह एक चक्र है, संसाधन से राजस्व, राजस्व से पुनर्निवेश और पुनर्निवेश से स्वतंत्रता। न कोई उधार, न भीख, बस आत्मनिर्भरता का चक्र। जहां दुनिया इसे पश्चिम विरोधी राजनीति कहती रही, वहां ट्राओरे चुपचाप औद्योगिक नींव डाल रहे थे। निर्माण से पहले स्थानीय इंजीनियरों को चीन, भारत और घाना में प्रशिक्षण दिया गया।
वहां रुकने के लिए नहीं, बल्कि वापस लौटने के लिए। वे लौटे ज्ञान, डिजाइन और आत्मविश्वास के साथ। फैक्ट्री का डिजाइन उसी सोच को दर्शाता है। क्षेत्रीय सामग्री, स्थानीय ऊर्जा और प्रबंधन में बुर्किनाबे। हर कोना कहता है, स्वामित्व ही शक्ति है। क्योंकि जब आप अपने उत्पादन के मालिक होते हैं, कोई आपकी प्रगति नहीं रोक सकता। और यहीं पश्चिम की चिंता शुरू होती है, क्योंकि उनका प्रभाव मदद से नहीं, निर्भरता से चलता है। लोन, सलाह और शर्तों पर टिके रिश्ते। लेकिन ट्राओरे ने साबित किया, विकास बाहरी निवेश से नहीं, आत्मविश्वास से शुरू होता है। उन्होंने दिखाया कि अफ्रीका की सबसे बड़ी कमी संसाधन नहीं, अनुमति थी। और यही असली क्रांति है। यह तकनीकी नहीं, मानसिक स्वतंत्रता की कहानी है। युवक इंजीनियर अब औद्योगिक उत्पादन को राष्ट्रीय रक्षा की तरह देखते हैं। किसान अब कपास को सिर्फ फसल नहीं, मुद्रा मानते हैं। अर्थशास्त्री फुसफुसा रहे हैं। बुर्किना फासो ने वैल्यू रिटेंशन यानी मूल्य को देश में रोकने की कला सीख ली है। और यही है असली आज़ादी की रिहर्सल। लेकिन सवाल अब भी है, अगर बुर्किना फासो बिना पश्चिमी फंडिंग के उद्योग खड़ा कर सकता है, क्या वह बिना उनके सहारे उसे कायम रख पाएगा? चलो थोड़ा रुककर धन्यवाद दें स्टोरी विद तंजारुल समुदाय को, जहां अफ्रीकी विरासत और कहानियां सहेजी जाती हैं। आपका समर्थन सिर्फ सहभागिता नहीं, एक आंदोलन है। अब लौटते हैं मुख्य सवाल पर। अगर न अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का लोन, न विदेशी निवेशक, तो आखिर ये पैसा आया कहां से? क्योंकि 20,000 टन क्षमता वाली फैक्ट्री जुनून से नहीं, पूंजी और गणना से बनती है। फिर भी सब कुछ ठीक चला। रहस्य छिपा है उस शांत वित्तीय बदलाव में जो बहुत पहले शुरू हो गया था। जब ट्राओरे ने सोने की उद्योग में राष्ट्रीयकरण किया, तो आलोचकों ने इसे पागलपन कहा। पर उन्होंने खदानें बंद नहीं की, बस रास्ते बदले। पहले जो रॉयल्टी विदेश जाती थी, अब राष्ट्रीय खजाने में आने लगी। कुछ महीनों में वही धन इस फैक्ट्री की नींव बना। सादा शब्दों में कहें तो बुर्किना फासो ने अपने सोने से अपनी कपास बुनी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। सरकार ने लोकल बॉन्ड प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें नागरिकों, छोटे समूहों और प्रवासी निवेशकों को शामिल किया गया। यह दान नहीं, भागीदारी थी। लोग जो पहले कभी किसी उद्योग के मालिक नहीं थे, अब शेयरधारक बने। जब नागरिक निवेशक बनते हैं, तो देशभक्ति भाव नहीं, आय बन जाती है। इससे कुछ और भी बड़ा बदला, धन की परिभाषा। अब लोग सिर्फ मेहनत से नहीं, स्वामित्व से कमाई कर रहे हैं। यह मानसिक और आर्थिक रूप से भूकंप जैसा परिवर्तन था। साथ ही ट्राओरे ने माली और नाइजीरिया जैसे पड़ोसी देशों से समझौते किए, साहिल देशों के गठबंधन के तहत, जहां साझा ऊर्जा, परिवहन और बाजार बनाकर लागत घटाई गई। अब वे विदेशी खरीदारों पर निर्भर नहीं, बल्कि अपने क्षेत्रीय बाजार पर आधारित हैं। यह केवल आर्थिक नवाचार नहीं, दार्शनिक पुनर्जागरण है। दशकों तक अफ्रीका को सिखाया गया कि विकास के लिए बाहरी मंजूरी चाहिए, लेकिन ट्राओरे का मॉडल कहता है, पैसा स्वतंत्रता की शुरुआत नहीं, परिणाम है। उन्होंने क्रम उलट दिया।